नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। और आज उसमें है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने जाना परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मानव पूंजी क्या है उसके बारे में जाना। लेक्चर 2 में हमने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल जाने कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है। और लास्ट में लेक्चर 2 में जाते जाते हमने एक लाइन पढ़ करके छोड़ी थी कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं होती हैं। तो आज का लेक्चर बस उसी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी पर है। आज हम जानेंगे ये जो भौतिक पूंजी और ये जो मानव पूंजी है, जो ये फिजिकल कैपिटल और जो ये ह्यूमन कैपिटल है, इनके बीच में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या दोनों में सिमिलर है और क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक ही टॉपिक लेंगे पर ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में दिया हुआ है तो हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा टॉपिक है भौतिक और मानव पूंजी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं कि भाई फिजिकल कैपिटल और दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। अगर सबसे पहले मोटा मोटा अंतर अपन देखते हैं, बड़ा बड़ा अंतर देखते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब वह कैपिटल हो गई कि जिसको आप टच कर सकते हैं। ओके, जैसे जमीन हो गई, बोर्ड हो गया, सोना हो गया, टेबल हो गया, कैमरा हो गया, ये लाइट हो गई, ये सब क्या है? फिजिकल कैपिटल। कैपिटल ये पूंजी का मतलब मैं आपको लेक्चर 1 में ही बता चुका हूं कि वह असेट्स है, वो हमारे लिए संपत्ति है, संपत्ति का काम करती है। ठीक है, तो ये फिजिकल कैपिटल है। आज जैसे पूरा लन एंड शेयर है, इस लन एंड शेयर में ये संपत्ति है, बोर्ड संपत्ति है, टेबल संपत्ति है, कैमरा संपत्ति है, ये सब एसी वैसी ये सब क्या है? संपत्ति है। ये पूंजी है। कौन सी पूंजी है? फिजिकल कैपिटल है, भौतिक पूंजी है, क्योंकि इनको छू सकते हैं अपन, ये टेंजिबल है, ये वस्तु है। अब जब हम बात करते हैं मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, आज यहाँ पर जितने टीचर्स हैं, यहाँ पर जितना स्टाफ है, ये सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। ये ह्यूमन कैपिटल है। इनकी सर्विसेज को आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप उनकी सर्विसेज को छू नहीं सकते। आप फील कर सकते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, जो मैम ने कॉल पे बात करी वो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल है। और ये ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप हुआ? हमने अच्छा नॉलेज लिया, हमने ट्रेनिंग हुई, ठीक है, फिर हमें बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस जो कहते हैं वो बना दिया गया, फिर हम ह्यूमन कैपिटल में आ गए। तो आज इस फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही हमें पढ़ना है। फिजिकल कैपिटल में अगर देखें तो फिजिकल कैपिटल को आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ करके जा सकते हैं। आज मालिक है, जैसे मान लीजिए मेरी जमीन है और मैं इस जमीन को छोड़ करके कहीं जा सकता हूं, ठीक है, परंतु ह्यूमन कैपिटल को छोड़ करके नहीं जा सकता। आज अगर मैं टीचर हूं तो मेरा होना जरूरी है जहां पर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं छोड़ करके चला जाऊं ह्यूमन कैपिटल को, नहीं, वो जो ज्ञान है वही तो संपत्ति है, तो वो ज्ञान किसके साथ है? वो मेरे पास है। तो इस प्रकार के कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज हमें फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में देखने को मिलती है। ये बात ध्यान रखनी होगी कि उत्पादन में दोनों का ही एक महत्वपूर्ण रोल है। जब हम पढ़ते हैं उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, उसमें दोनों ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन क्या होता है? सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का अर्थ ये होता है जब किसी वस्तु को, कच्चे माल को हम अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को उत्पादन कहा जाता है, उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कपास है, रुई होती है, हम कपास की शर्ट, हम कपास की टी शर्ट पहनते हैं। उस कपास को शर्ट या टी शर्ट में चेंज करा गया। वो शर्ट या टी शर्ट क्या है? वो अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड है। अंतिम वस्तु क्या होती है? वह वस्तु होती है जिसको डायरेक्ट उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकता है, उसका आगे और कहीं प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं आएगा, उसका हम इस्तेमाल ही कर लेंगे। तो ऐसे कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करने का जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको उत्पादन कहा जाता है। इस उत्पादन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उत्पादन को प्रभावित करती है, उनको हम कारक कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें भूमि भी लिख सकते हैं, या यहां पर हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर जो भी होंगे, ठीक है, भूमि की प्राकृतिक संसाधनों की हमें जरूरत पड़ती है, जल, जंगल, जमीन, इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फैक्ट्री या जो भी आप बनाओगे वो कहाँ खड़ी करोगे? तो सबसे पहले तो भूमि की आवश्यकता है। उसके बाद अगर दूसरा अगर हम बात करें, आपने भूमि बना ली, आपने
फैक्ट्री खड़ी कर ली। अब उसके बाद आपको जरूरत है श्रम की, लेबर की, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे काम करेगा तो करेगा कौन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है, फिर श्रम की जरूरत है। उसके बाद आती है हमारी दो सबसे महत्वपूर्ण पूंजियां। एक है बच्चों भौतिक पूंजी, एक भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या है? अब यहां पे भौतिक पूंजी जनरली एक तरीके से पैसा है, क्योंकि पैसे से ही आप जमीनें खरीदोगे, पैसे से ही आप मशीनें खरीदोगे, पैसों से ही आपको जो भी उत्पादन करने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा आप वो खरीदोगे, जो भी चीज उत्पादन करने में आपकी सहायता करेगी आप वो सारी चीजें खरीदोगे पैसों से। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पे जो भौतिक पूंजी है वो क्या है, रुपया है। पर बाकी सब कुछ पूंजी है, जमीन भी पूंजी है, बोर्ड भी पूंजी है, लाइटें भी पूंजी है, क्योंकि ये सब मेरे उत्पादन में सहायता दे रही है। और उत्पादन क्या है, मुझे एक्स्ट्रा कमा करके देगा, ये मेरा निवेश है, मेरी पूंजी है, मेरी संपत्ति होगा, तो भौतिक पूंजी। इसके अलावा फिर जो फोर्थ होता है वो आता है बच्चों मानव पूंजी। फोर्थ है मानव पूंजी। यहां मानव पूंजी में देखिए, मानव पूंजी में मालिक भी है, क्योंकि मालिक इन तीनों को कंट्रोल करके चल रहा है। इसमें व्यवस्थापक भी है, कोई मैनेजर है तो वो भी है, क्योंकि वो भी इन तीनों को कंट्रोल करके चलता है। तो मानव पूंजी में जनरली यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ मालिक को काउंट करते हैं। बाकी मानव पूंजी में आप भी हैं, मैं भी हूं, आप तो नहीं अभी, पर आप पे तभी निवेश किया जा रहा है, शिक्षा के द्वारा निवेश करा जा रहा है। पर मैं आज मानव पूंजी हूं, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं कंट्री के प्रोडक्शन में, उत्पादन में योगदान अपना दे रहा हूं। तो ये उत्पादन के कारक होते हैं। इस उत्पादन के कारक में दो जो महत्वपूर्ण पूंजी है उनके बारे में हमें पढ़ना है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। दोनों ही प्रकार का पूंजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। तो दोनों ही प्रकार की जो पूंजी है ना, वो सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। मतलब हम सुविचारित, पूरे अच्छे तरीके से विचार करते हैं कि हमें कितना निवेश उसमें करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। इन सब जो निवेश करा है उनके निर्णयों का, उस डिसीजन का क्या होगा, परिणाम होगा कि भैया मुझे इतनी जमीन खरीदनी है, मुझे मशीन 3 नहीं 2 ही मशीनें भी लगा लेता हूं, ठीक है, मुझे इतने लेबर की नहीं इतने की जरूरत है, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो हमने निवेश के निर्णय करे हैं, जो भी मैंने निवेश करते समय डिसीजंस लिए हैं, उनका परिणाम ही क्या है, भौतिक पूंजी है। अगर मैंने निवेश करते समय ये सोचा कि भैया देखो अभी जमीन के 2 प्लाट नहीं 1 प्लाट खरीदते हैं, 1 भूखंड खरीदते हैं, तो ये करा, मैंने निवेश करने का निर्णय लिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1 ही भूखंड खरीदा है मैंने, 2 नहीं खरीदे। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। तो भौतिक पूंजी में जब हम निवेश करते हैं तो हम अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है, ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। जैसे इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए आज मैं टीचर हूं तो मैं इसी फील्ड में निवेश करने की सोचूंगा। मैं इस फील्ड में निवेश करने का अर्थ क्या है, मैं सोचूंगा कि मैं कोचिंग खोलूं, मैं सोचूंगा कि मैं स्कूल चलाऊं, मैं सोचूंगा मैं स्कूल में पढ़ाऊं, इसी आधार पे तो निवेश करने की सोचूंगा। तो भौतिक पूंजी में जब हम निवेश करते हैं तो हम अपने ज्ञान के आधार पर निवेश करने की सोचते हैं। आज मैं टीचर हूं, मुझे नहीं पता कि कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े से जो कच्चा माल है उसे कैसे शर्ट या टी शर्ट बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो फिर मैं पागल थोड़ी हूं जो कि कपड़े बनाने वाली मशीनों की फैक्ट्री खड़ी करूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। मुझे ज्ञान किसका है, मुझे टीचिंग का है, और टीचिंग का ज्ञान है तो इसलिए मैं किस में निवेश करूंगा। हो सकता है मैं पहले कहीं पे 2 कमरे किराए के लूं, उसमें मैं बोर्ड लगाऊं, उसमें मैं टेबलें लगाऊं, क्योंकि जिस चीज का मुझे ज्ञान है उसी में मैं निवेश करूंगा, उसी की भौतिक पूंजी में मैं निवेश करूंगा, दूसरे में नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पे मजदूर को दर्शाया गया है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। तो इस संबंध में जो उद्यमी है, जो बिजनेसमैन है या जो उद्योग शुरू करने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास निवेश विकल्पों के आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर। देखिए आंतरिक प्रतिफल का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। भाई आप यहां पर जब निवेश करोगे तो उससे आपको वापस रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आपको वापस कितनी प्राप्ति होगी। देखिए निवेश का अर्थ ही है, हम निवेश इसी उद्देश्य से करते हैं कि हमें लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें भविष्य में बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अब जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अगर कहीं पे किसी निवेश करने की सोचता है तो वो सोचता है कि मुझे भविष्य में से कितना वापस मिल जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी। तो अब क्या है कि जो उद्यमी है वो ज्ञान के आधार पर भौतिक पूंजी में निवेश कर रहा है। अब उसके पास अनेकों विकल्प हैं, अनेकों विकल्प में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां फैक्ट्री लगाऊं, यहां ज्यादा फायदा होगा, यहां लगाऊं, यहां ज्यादा फायदा होगा, मशीन से ज्यादा काम करवाऊं या मजदूरों से ज्यादा काम करवाऊं, किसमें ज्यादा फायदा होगा, यहां से मार्केट पास में पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, परिवहन का खर्चा है वो कम आएगा। मतलब वो उसके पास बहुत सारे विकल्प है कि उसको कहां निवेश करना चाहिए, कौन सी पूंजी पर निवेश करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सब कुछ वो किस आधार पर देखेगा, रेट ऑफ रिटर्न पर देखेगा कि उसको वापस कितनी प्राप्ति होगी, उसको वापस कितना प्रॉफिट, किस चीज से कितना प्रॉफिट होगा, रेट ऑफ रिटर्न देखेगा, उसका आकलन करेगा।
पूरा कैलकुलेशन लगाएगा, हाँ यहाँ से इतना फायदा होगा, यहाँ से नहीं होगा, ऐसा ऐसा पूरा फायदा लगा करके फिर वो क्या करता है, निवेश करता है। इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। तो ये सारी गणनाएं करेगा, ये सारा कैलकुलेशन लगाएगा और कैलकुलेशन के बाद ही विवेक आधारित जो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के आधार के हिसाब से ही वो निवेश करता है कि भैया अपन को यहाँ फायदा होगा, यहाँ नुकसान होगा। अपन यहीं क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत सरकार 1991 के बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों को कह रही है कि आप भारत में आइए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप बाहर की कंपनियों को हमने बुलाया, विदेश की कंपनियों को बुलाया और कहा कि आप यहाँ पर आकर के फैक्ट्रियाँ लगाइए। अब मुझे एक बात बताइए कि बाहर की कंपनियों को यहाँ पर आने के फैक्ट्री लगाने से फायदा क्या है? भाई जब बाहर से, जैसे मान लीजिए आज मैं बाहर रहता हूँ, विदेश में रहता हूँ, मेरी कोई कंपनी है, तो मेरी कंपनी को सरकार ने इनवाइट करा। अब मैं ये सोचूंगा कि मैं भारत में क्यों फैक्ट्री लगाऊं? तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि यार वहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाएगी। तो मतलब पूरी दुनिया की तुलना में लेबर जो है भारत में, चाइना में, यहाँ पर सस्ती है, तो वहाँ मेरी लागत कम हो जाएगी। लागत मतलब मेरा खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा तो मेरा सामान सस्ते में बन जाएगा, और सस्ते में बन गया तो हो सकता है कि मैं उसको और थोड़ा सस्ते में पूरी दुनिया में बेच सकूं, जिससे कि दुनिया आकर्षित हो कि यार ये सामान तो बढ़िया भी आता है और सस्ते में भी आता है, तो अच्छी बात है। चलो पहला फायदा। दूसरी बात यह है कि वहाँ का कानून व्यवस्था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, शांतिपूर्ण देश है, अच्छा है, ठीक है, चलो कानून व्यवस्था के हिसाब से भी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखें और क्या फ़ायदा हो सकता है, लेबर सस्ती मिल जाएगी। उसके अलावा देखो बाजार जो है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत की, तो हमें बेचने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भारत में बेच देंगे, तो ये भी फायदा है। तो परिवहन का भी खर्चा बचेगा। तो मतलब क्या होगा कि निवेश करने से पहले बहुत सी चीजें सोची गई। मैं वहां जाऊंगा, वहां अगर वहां फैक्ट्री लगाऊंगा तो क्या क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा। सरकार और कह रही है आप इंडिया में फैक्ट्री लगाइए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, फायदा ही फायदा है। मतलब निवेश करने से पहले, हम भौतिक पूंजी में निवेश करने से पहले बिल्कुल सोच समझ करके निवेश करते हैं कि अगर मैं वहां निवेश करूं, मैं वहां पैसा लगाऊंगा तो मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कितना नहीं। मैं इंडिया में पैसा लगाऊंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा, बांग्लादेश में लगाऊंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा, अमेरिका में लगाऊंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा, कहां से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम पहले पूरी गणना करते हैं और फिर उसके बाद ही निवेश करते हैं। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। तो भौतिक पूंजी का जो स्वामित्व है, भौतिक पूंजी का जो मालिकानपन है, उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। मतलब आज मैं व्यक्ति हूं, मैंने जो सुविचारित निर्णय करा है, ठीक है, जो मैंने एक अच्छा सा निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, उसी पर भौतिक पूंजी का मालिकाना हक तय होता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने निर्णय लिया कि साहब एक फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री खोलने में एक मशीन लेकर के आए। अब वो मशीन जो आई है वो मेरे निर्णय का परिणाम है। मैंने सोचा था फैक्ट्री चलाएंगे, उसमें 2 मशीनें लगाएंगे, वो मशीन आ गई। अब उन मशीनों का जो मालिक है वो कौन बना? मैं बना। कैसे बना? क्योंकि पहले मैंने निर्णय करा और निर्णय करने का तो वो मशीन आई और मशीन के बाद ही तो मैं मालिक बना। तो ये क्या कहता है, जो भौतिक पूंजी का जो स्वामित्व है वो व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। मैंने एक अच्छा विचार करा, उस विचार का परिणाम ये हुआ कि वो मशीन आई, और मशीन आई मतलब उनका मैं मालिक बन गया ना, मालिक बन गया ना। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। भौतिक पूंजी का जो निर्माण होता है, जो भौतिक पूंजी बनाई जाती है, वो एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। ठीक है, आपके पास पैसा होगा तो आप खर्चा करोगे, नई तकनीक आ रही है तो आप उसको लेकर लाने की कोशिश करोगे। ये आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, इसमें समाज का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, या व्यक्ति का भी कोई रोल नहीं। हम आर्थिक रूप से देखते हैं। अगर आज मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं निवेश करने की सोचूंगा ही नहीं। मेरे पास, मुझे नहीं लगेगा कोई तकनीक है और कुछ है तो मैं नहीं सोचूंगा, ज्यादा आगे जाएंगे ही नहीं। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। देखिए, अब भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो सबसे पहले यही आ जाता है। भौतिक पूंजी कब आ रही है? जब मैं निर्णय ले रहा हूं, सुविचारित निर्णय ले रहा हूं, मतलब मैं निर्णय लेने की क्षमता में हूं, मैं इतना कैपेबल हूं, मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं डिसीजन ले सकता हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं। उस बात का मैं बिल्कुल क्या करना है, क्लियर हम लोगों को करना होगा। ओके, हमें उस बात का बिल्कुल क्लियर करना होगा। तो अब यहां पर मैंने निर्णय लिया और मैंने निर्णय लेकर के वो भौतिक पूंजी लेकर के आ गया। परंतु मानव पूंजी आज आपको आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? नर्सरी से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, नर्सरी से, एलकेजी से, एचकेजी से पढ़ा रहे हैं। तो जब आप नर्सरी में एडमिशन लिया था तो क्या आपको ये बात पता थी क्या कि हाँ भाई मैं नर्सरी पढ़ लूंगा तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा? पता था?
नहीं पता था। 12th के बाद भी बहुत सी बार होता है ऐसा, केसेस होता है, बच्चे माता पिता के कहने पर ये कोर्स कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मतलब सीधी सी मैं ये बात कहता हूँ कि मानव पूंजी का निर्माण जब होता है जब हमारे पास डिसीजन लेने के लिए असमर्थ है। हमें पता ही नहीं कि हमारे माता पिता जो हमें करा रहे हैं वो सही है या गलत है, पर वो हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं, वो हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, आज इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि भाई क्लास 11th के बच्चे ये पढ़ेंगे, 12th के ये पढ़ेंगे, 9th 10th के ये पढ़ेंगे, ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा सिस्टम होगा, ये सब कुछ आप तय कर रहे हो, आप खुद तय कर रहे हो क्या? मैं तय कर रहा हूँ क्या? कौन तय कर रहा है? जो हमारी सरकार है वो तय कर रही है। सरकार खुद तय करी नहीं, सरकार जो बड़े बड़े कॉलेजेस है उनके प्रोफेसर को बुला रही है, देश के लिए कैसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्या बेस्ट होगा। मतलब मानव पूंजी को जो तैयार करने का काम कर रही है वो सरकार कर रही है, वो समाज कर रहा है, वो हमारे माता पिता कर रहे हैं, हम खुद नहीं कर रहे। भौतिक पूंजी में तो मैंने खुद ने निर्णय लिया और वो भौतिक पूंजी मैंने लेकर के आ गया, परंतु मानव पूंजी का तो जब से निर्माण होना शुरू हो गया जब हम इस बात के कैपेबल ही नहीं थे कि हाँ भैया मैं आगे भविष्य में जाकर कितना कमाऊंगा, कितना नहीं कमाऊंगा। तो क्या कहा गया, मानव पूंजी का निर्माण जीवन की उस अवधि में, उस टाइम पीरियड में मानव पूंजी का निर्माण होता है जब ये निर्णय लेने में असमर्थ हो। जिसको मानव को मानव पूंजी बनाया जा रहा है वही निर्णय लेने में उस समय असमर्थ है। तो फिर निर्णय ले कौन रहा है? निर्णय ले रहे हैं हमारे माता पिता, निर्णय ले रही है सरकार, निर्णय ले रहे हैं हमारे टीचर्स, निर्णय ले रहे हैं हमारे स्कूल संस्थान, ये सब कुछ। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे बहुत से बच्चों को देखा है या बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं बेटा, ठीक है, चाहे किसी भी कारण के कारण करो पर वो कारण गलत होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमें जीवन मिला ना, इस जीवन पे कोई अकेला हमारा अधिकार नहीं है। मेरा जीवन था, अरे तेरा क्यों था भाई जीवन? ये जीवन तेरा नहीं था। एक कहावत है, कहा जाता है वॉर्म टू टॉम। वॉर्म क्या होता है? जो माँ का गर्भ होता है वो, और टॉम क्या होता है? जहाँ पे दफनाया जाता है, या जो भी धार्मिक संस्कारों के थे जो भी प्रक्रिया करी जाती है। हम माँ के गर्भ में रहते हैं उस दिन से लेकर के उस समय तक जब तक हमें दफनाया जलाया, जो भी प्रक्रिया होती है उस तक लेकर के पूरे हमारे सोसाइटी का योगदान है बेटा। जब हम माँ के गर्भ में थे तब आपका था कि माई लाइफ माई रूल्स, में चाहूँ जैसा कर लूँ। अरे बेवकूफ़, किसी ने ध्यान रखना? आपकी माँ ने ध्यान रखा। 9 महीने तक आपकी माँ ने ध्यान रखा। सिर्फ माँ ने ध्यान रखा? पिता ने ध्यान रखा? पूरे परिवार ने ध्यान रखा? नहीं नहीं, आपकी मम्मी को नहीं बेटा तू बैठ जाए, ये काम मत कर, ये ले, ये दूध पी ले, ले बेटा ये फल फ्रूट खाया कर। डॉक्टर ने ध्यान रखा, नर्सिस ने ध्यान रखा, आपके आस पड़ोस वालों ने आपका ध्यान रखा। वो आपकी मम्मी का ध्यान थोड़ी रख रहे थे, वो आपका ध्यान रख रहे थे। उसके बाद आपका जन्म हुआ, 2 साल तक तो बोलना भी नहीं आता था, तो 2 साल तक किसने पाला पोसा? आपके माता पिता ने पाला पोसा, ठीक है, आपके परिवार ने, आपके आस पड़ोस के, आपकी सोसाइटी ने। उसके बाद आप थोड़ा धीरे धीरे बड़े हुए, उसके बाद आप स्कूल गए, तो स्कूल क्या आपका था क्या? किसने पढ़ाया? आपने खुद ने पढ़ लिया कि आप गए वहां जाकर हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय? किसने पढ़ाया? टीचर्स ने पढ़ाया, ठीक है। फिर आप और बड़े हुए, आप कभी तबीयत खराब हुई, किसके पास गए? डॉक्टर्स के पास गए। ये पूरा क्या है? ये सोसाइटी है, ये पूरा समाज है। जब आपने खुद ने तय नहीं करा कि मैं जन्म लूंगा या नहीं लूंगा, तो फिर आप खुद कैसे तय कर सकते हैं कि नहीं साहब मैं आज सुसाइड कर लेता हूं? नहीं ना, ये हमारे जन्म पे, हमारे जीवन पे, पूरे पे सोसाइटी का बड़ा रोल है बेटा। सोसाइटी को हम नकार नहीं सकते, और इसीलिए कहा जाता है कि पे बैक टू सोसाइटी। अगर हमने कुछ बेहतर अचीव करा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी को कुछ लौटाएं, उसके लिए कुछ बेहतर करें, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुंचाने में सोसाइटी का बड़ा योगदान होता है। तो देखिए, जब हम असमर्थ है निर्णय लेने में, तब हमारे लिए निर्णय कौन ले रही है? सोसाइटी ले रही है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करता है। तो बच्चों की शिक्षा से लेकर करके स्वास्थ्य सुविधाओं तक ये जो निर्णय है कौन करता है? हमारे अभिभावक करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, और समाज करता है। क्या भाई ये जो एजुकेशन है बच्चों के लिए ठीक है, ये स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक है। अब आप जैसे देखते हो कभी किसी की तबीयत घर में खराब हो जाती है तो आस पड़ोस वाले भाग करके आ जाते हैं, और अरे उस डॉक्टर के लेकर चलो, उस डॉक्टर को मैं जानता हूँ, चलो चलो बैठो, उस डॉक्टर के पास लेकर के चलेंगे। हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का कौन निर्णय कर रहा है? समाज कर रहा है। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज उच्चतर स्तरों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पर मानव पूंजी में निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो अब जो शिक्षाविद होते हैं, जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट होते हैं, ठीक है, समाज में उच्चतर स्तरों पर होते हैं, ठीक है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब मानव पूंजी में जो निवेश संबंधी निर्णय है इनको प्रभावित करते हैं। मतलब कोई प्रोफेसर हो गया, हमारी सरकारें हो गई, ये लोग ही निर्णय को प्रभावित करते हैं जब हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था।
फिर भी इस स्तर पर मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। तो फिर भी इस स्तर पर जो मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है वो विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी पर निर्माण करता है कि वह जो विद्यालय में जो मानव पूंजी का निर्माण होगा वही आगे जाकर के मानव पूंजी बनेगी। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर शिक्षक अच्छे होंगे, शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो कोई एक डॉक्टर, एक कलेक्टर, एक इंजीनियर नहीं तैयार कर रहे, वो आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों को अच्छा तैयार कर रहे हैं, वो आने वाले पता नहीं कितने ही लोगों को अच्छा तैयार कर रहे हैं, और वो आने वाले समय के लिए देश को एक मतलब बेहतर चीज़ दे करके जा रहे हैं। इसलिए टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हुए की। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वालों को सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। देखिए, अब इस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल, आधा, ठीक है, आंशिक मतलब आधा, ठीक है, अंश, ठीक है, एक होता है अंश और एक होता है पूरा, तो हम अंश है, आंशिक रूप से आधा। तो अगर हम मानव पूंजी का निर्माण देखें तो आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब अब भौतिक पूंजी तो क्या था, पूर्ण रूप से मेरा जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय का परिणाम है, परंतु मानव पूंजी जो है वो आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज बना रहा है मानव पूंजी, समाज तय कर रहा है कि भाई क्या शिक्षा लेनी चाहिए, समाज तय कर रहा है हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को, समाज हमारा तय कर रहा है हमारे काम धंधे को, काफी कुछ के पास समाज के पास है, समाज हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, हमारी सोसाइटी बहुत कुछ कर रही है। तो जो मानव पूंजी का जो निर्माण हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है, समाज कर रहा है। तो ये इसलिए कैसे हो गई, एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। भौतिक पूंजी क्या थी, आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया थी, पर मानव पूंजी एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सोशल प्रोसेस है जो कि हम एक सोसाइटी में रहकर के उसको पूरा करते हैं। और अंशतः और आधा क्या है, मानव पूंजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। और देखो, अब आदि तो जो प्रक्रिया है वो समाज ने पूरी कर दी, भाई आपको 10th 12th तक यहाँ तक पहुंचा दिया और कर दिया, आपको थोड़ा सा काबिल बना दिया। अब उसके बाद क्या है, इस मानव पूंजी को जो धारण करने वाले हैं, ठीक है, उस मानव पूंजी को जो धारण मतलब जिसमें ये ज्ञान होगा, जिसमें होगा, जैसे भाई आपको 10वीं 12वीं तक पढ़ा दिया, अब आप थोड़े से कैपेबल हो गए हो, अब आगे क्या करना है, मतलब जो आगे मानव पूंजी को आप धारण करने वाले हो वो सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है कि वो आप आगे क्या करते हो, क्या सोचते हो, जैसा भी होगा वो आप आगे डिपेंड होगा। तो आदि सामाजिक प्रक्रिया है और आदि आप पर निर्भर करती है। भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तु की भांति दृश्य होती है, उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। तो अब भौतिक पूंजी का मतलब क्या है, विजिबल है, दिखने वाली है, इनविजिबल नहीं है, दिखेगी नहीं ऐसा नहीं, दिख सकती हो। तो अब भौतिक पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, हम टेंजिबल मानते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है बेटा जिसको छू सकते हो, ठीक है। जैसे आज ये बोर्ड है, इसको छुआ जा सकता है, ये टेबल है, इसको छुआ जा सकता है, ये मार्कर है, इसको छुआ जा सकता है, घड़ी को छुआ जा सकता है, ठीक है, मोबाइल फोन है, उसको टच किया जा सकता है। तो भौतिक पूंजी जो फिजिकल है, ठीक है, जो कि फिजिकल है मतलब टेंजिबल है, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देख सकते हो आप, ये विजिबल है, आपको दिखेगी, और इनको किसी बाजार में आप बेच भी सकते हो। आप जमीन को बेच देते हो ना, जमीन बेचते हो, सोना चांदी बेचते हो, मोबाइल बेच देते हो, घड़ी बेच देते हो, गाड़ी बेच देते हो, ठीक है, फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती है वो मशीनें बेच देते हो, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बेच दी जाती है। ये सब क्या है, ये भौतिक पूंजी है। पूंजी क्यों है, क्योंकि आपने उनको बेच करके पैसा कमा लिया भैया, और आप उनसे इतने समय तक पैसा कमा रहे हो। तो ये सब क्या थी, भौतिक पूंजी थी। तो भौतिक पूंजी क्या होगी, दृश्य होगी, दिखने वाली होगी, और दूसरा आप उनको बाजारों में बेच सकते हो। मानव पूंजी अदृश्य होती है, यह धारक के शरीर और मस्तक में रची बसी होती है। तो मानव पूंजी जो है वो अदृश्य है, वो इनविजिबल, वो दिखती नहीं है, परंतु वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, रोम रोम में हमारे बसी हुई होती है। अब कैसे, अब जैसे जो मान लीजिए आज आपके पास पेंटिंग का ज्ञान है, पेंटिंग का ज्ञान ऐसा दिख तो रहा नहीं है कि हाँ साहब ये पेंटिंग का ज्ञान, ये पेंटिंग का ज्ञान, ऐसे वो तो पर आपके अंदर तो है ना, हाँ साहब ये वाली जो पेंटिंग है ऐसे 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 मैं बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। तो वो ज्ञान आपके अंदर है, वो ज्ञान आपके अंदर है। तो इसलिए कहा जाता है कि लूटने वाला धन लूट सकता है, लूटने वाला जमीन लूट सकता है, पर आपका ज्ञान नहीं लूट सकता। और ज्ञान लेने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा। ज्ञान लेने के लिए आप ऐसे दादागिरी नहीं कर सकते, सर पढ़ाइए हमें, अरे नहीं सर प्लीज ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो ज्ञान लेने के लिए क्या बनना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बेच दिया जाए। ज्ञान सीखने के लिए होता है, जो कि आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, रोम रोम में बसता है। तो मानव पूंजी अदृश्य है, इनविजिबल है, वो नहीं दिखेगी। मतलब जो ज्ञान है आपके पास, जो कौशल है, जो टैलेंट है आपके पास, वो दिखेगा नहीं, परंतु वो आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में है। वो तो आप जब चाहोगे जब उसका प्रदर्शन कर सकते हो। आज ये बोर्ड है, ये बोर्ड आप सबको किसी को दिख जाएगा, परंतु अगर मैं यहां पर आकर के ऐसा खड़ा हो जाऊं,
पता चल रहा है क्या मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं? मेरे में कितना नॉलेज है, किसी टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है आपको पता है? नहीं पता। वो इनविजिबल मेरे शरीर में है, वो मैंने अब प्रदर्शन करा के साथ, देखिए मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हुआ आपके सामने, वो ज्ञान आया है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। इसलिए मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। मानव पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता। जो मानव पूंजी है वो जो उसकी सेवा है, उसकी सेवा की बिक्री करी जा सकती है। आप मानव पूंजी को, मानव को थोड़ी बेच सकते हो यार, उसकी जो वो सेवा दे रहा है आप उसको बेच सकते हो। हाँ ये इतना आपको पढ़ाना है, इस पढ़ाने के बदले आपको इतना दिया जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, उस ट्रीटमेंट के बदले में मैं आपको ये दे दूंगा। तो मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, उसकी सेवाओं की बिक्री करी जा सकती है, सेवाएं खरीदी बेची जा सकती है। इसलिए क्या है कि मानव पूंजी के स्वामी को उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना जरूरी है। अब आज एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये जमीन है किसी व्यक्ति की और यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, वो फैक्ट्री किसी एक्स व्यक्ति की है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति जो मालिक है उस फैक्ट्री का वो कहीं बाहर भी चला जाए तो क्या फैक्ट्री का काम रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। मजदूर कर रहे हैं काम, उसके नीचे और कोई मैनेजर होगा वो काम करो। मतलब भौतिक पूंजी का मालिक उसको छोड़ करके जा सकता है, परंतु मानव पूंजी का मालिक छोड़ करके नहीं जा सकता। मानव पूंजी के मालिक का वहां होना जरूरी है जहां पर उसकी सेवाएं देनी है। आज मैं जैसे मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और क्लास यहां पर है, तो मैं क्या, मेरे बिना क्लास हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती ना भैया, मेरा होना यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। तो मानव पूंजी में मानव पूंजी का वहां पर उपस्थित होना जरूरी है जहां पर उसको सेवाएं देनी है। परंतु भौतिक पूंजी को मालिक छोड़ करके जा सकता है और वहां पर काम चलता रहेगा। ये तस्वीर दिखाइए मानवों की आप लोगों को। भौतिक पूंजी को उसको स्वामी से पृथक किया जा सकता है, तो भौतिक पूंजी को उसके मालिक से अलग कर सकते हैं। ठीक है, मालिक कहीं चला गया, फिर भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, किंतु मानव पूंजी का स्वामी का पृथक्करण संभव नहीं है। परंतु मानव पूंजी का मालिक से आप उसको अलग नहीं कर सकते। आज अगर इस व्यक्ति में ज्ञान है, इस व्यक्ति में कौशल है, तो उस व्यक्ति का वहां पर होना जरूरी है जहां पर उसकी सेवाएं देनी है, बाकी नहीं तो सब कुछ बेकार है। आज मान लीजिए मैं डॉक्टर को दिखाने गया, अब क्लिनिक भी वही है, ठीक है, दवा भी वही पड़ी होगी, सब कुछ वही पड़ा है, पर डॉक्टर साहब नहीं है, क्या कर लोगे भैया? हाँ, कुछ ही नहीं कर सकते। पर डॉक्टर वो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल। डॉक्टर साहब होंगे तभी वो सही है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब वहां बैठेंगे, वही चेक करेंगे, हाँ भाई क्या परेशानी है, खांसी ज्यादा आती है, कैसी आती है, फिर वो दवा लिख करके देंगे, फिर वो दवा देंगे। तो वहां पर मानव पूंजी का जहां पर होगा वो उनका होना जरूरी है। परंतु भौतिक पूंजी में मालिक से हम अलग कर सकते हैं, पर मानव पूंजी को मालिक से अलग नहीं कर सकते। दोनों प्रकार की पूंजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर भी अंतर है, तो उनकी गतिशीलता के आधार पर भी अंतर है, देखते हैं। प्राय कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आ जाती है। कुछ कृत्रिम अपवाद, कुछ कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल कुछ चीजों को छोड़ दे, कुछ आर्टिफिशियल ऐसे अपवाद हैं, ठीक है, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। बाकी देखिए जितने भी जो भौतिक पूंजी है आज उसको विश्व भर में निर्बाध आवागमन करा जा रहा है। निर्बाध आवागमन का मतलब है कि बिना किसी रोक टोक के आ भी रही है और जा भी रही है, आ भी रही और जा भी रही है। आज भारत के पास अगर कोई मशीन है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो जरूरी थोड़ी है वो सारी टेक्नोलॉजी भारत ने बनाई, कुछ विदेशों से भी मंगवाई है। और जितनी सारी विदेशों में वो थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि सारे विदेश वालों ने बनाई, हमने भी भेजी है ना। हमने वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा था अध्याय 3 में, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में बनी वस्तु आज अमेरिका में खरीदी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की बनी वस्तु इंडिया में हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये क्या थी? ये भौतिक पूंजी थी, ये भौतिक चीजें हैं। तो भौतिक चीजें तो एक जगह से दूसरी जगह आ रही जा रही है, आराम से आ रही जा रही है। और हमने ये देखा भी था, विश्व व्यापार संगठन जैसे जो संगठन है वो चाहते हैं कि देशों के बीच में इस प्रकार का व्यापार बढ़े, उनके बीच में पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो, उनके बीच में जो व्यापार है वस्तुओं का, सेवाओं का लेन देन हो, ठीक है, और उनके बीच में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका लेन देन हो। परंतु मानव पूंजी ऐसे जा सकती नहीं। तो भौतिक पूंजी का तो निर्बाध आवागमन हो रहा है, आराम से एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में पूंजी आ रही है, फैक्ट्रियां जा रही हैं, मशीनें खरीदी बेची जा रही हैं, सामान जो है वो खरीदे बेचे जा रहे हैं। परंतु मानव पूंजी का जो प्रवाह है, जो मानव पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना इतना आसान नहीं है, उसमें कुछ समस्या है, उसमें राष्ट्रीयता की, संस्कृति की ऊंची बाधाएं आती है। ठीक है, आज आपने सामान को, जैसे आज ये बोर्ड है, इस बोर्ड को ये पूंजी मान लीजिए किसी कंपनी की है, तो वो दूसरे देश में भी जा सकती है और भेजी जाती है ना। परंतु आज जैसे मैं कहीं जाना चाहूँ, मैं दूसरे देश में जाना चाहूँ, तो इतनी आसानी से थोड़ी चला जाऊँगा। वो पहले तो राष्ट्रीयता, भाई मैं इंडियन हूँ तो मुझे वहाँ के लिए पासपोर्ट, वीजा वो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, फिर संस्कृति भी प्रभावित होगी। मैं वहाँ जा कर करके
वहाँ का कल्चर अलग होगा दूसरे देश का, वहाँ का खान पीन रहन सहन सब कुछ अलग होगा, तो उसमें मैं अडेप्ट हो पाऊंगा, मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, तो वो ईजी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो भौतिक पूंजी है ना, उसको तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, परंतु मानव पूंजी को नहीं। मानव पूंजी इतनी आसानी से नहीं जाती, और हर देश अलाउड भी नहीं करता है सबको, क्योंकि यार फिर जब बाहर के लोग ये हर देश में जाकर के रहने लग जाएंगे तो वहाँ के लोगों की तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो समस्या हो जाएगी। समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब यह है कि उनकी वैल्यू गिरती है। दोनों ही पूंजियों में, भौतिक पूंजी में भी क्या होगा, मूल्य गिरेगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी, और मानव पूंजी में भी वैल्यू डाउन होती है। अब कैसे वैल्यू डाउन होती है? जैसे आज मशीन है, मशीन जैसा आप जिस दिन खरीद करके लेकर आओगे, जितनी अच्छी और जितनी बेहतर क्वालिटी की होगी, वो 10 साल 15 साल तक उस मशीन को चलाने के बाद धीरे 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 वो क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई। एक मानव पूंजी की बात करें, एक 20-25 साल का युवा जितनी मेहनत से जो काम कर सकता है, जो अपनी सेवाएं दे सकता है, उतना 60-65 साल का व्यक्ति नहीं। तो जैसे जैसे मानव की आयु बढ़ती जाती है, तो उसकी भी वैल्यू थोड़ी सी, उसकी पूंजी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन होती जाती है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है, और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन से उसे पुराना घोषित कर देते हैं। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ हास होता है। तो अब किसी मशीन का अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं, तो कुछ प्रौद्योगिकी के परिवर्तन से उसको पुराना घोषित कर देते हैं कि साहब अभी ये तो क्या हो गई, पुरानी हो गई है। और मानव पूंजी में आयु के अनुसार, ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा डिक्लाइन होता है कि साहब अब ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हम पर काम करने की। ओके, किंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश से उस ह्रास का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। देखिए, परंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं से उस निवेश से उस ह्रास का जो गिरावट आ रही है, उसको काफी हद तक कम करा जा सकता है। मतलब हम बेहतर हॉस्पिटल्स हों, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हों, तो क्या होगा कि हम लोगों को फिट रख सकेंगे, और लोगों को फिट रख सकेंगे तो वो ज़्यादा एज में भी अच्छा काम कर पाएंगे। अगर उनके पास ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा, तो ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा तो वो लंबे समय तक भी डिलीवर कर पाएंगे। ये जैसे यहाँ पे डॉक्टर की तस्वीर दिखाई है, इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं, मानव भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी के परिवर्तनों का सामना करने योग्य भी बना देता है, किंतु भौतिक पूंजी में किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकी के परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती। अब देखिए, अगर मानवों के लिए हम स्वास्थ्य में, विशेष करके स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्चा कर देते हैं, तो वो क्या है कि कोई प्रौद्योगिकी परिवर्तन आएगा उसका भी सामना कर लेगा, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो उनका भी क्या कर लेगा, सामना कर लेगा। क्योंकि अब वो जो मानव पूंजी कौन है, जो शिक्षित है, जो स्वस्थ है, वो मानव पूंजी है, तो वो नई टेक्नोलॉजी को समझ भी जाएगा, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेगा, अपने उसके अनुसार चल भी लेगा। परंतु ये जितनी भौतिक पूंजी है, वो प्रौद्योगिकी के परिवर्तन को चेंज करने की क्षमता नहीं रखती। ठीक है, उसमें तो फिर आप नई टेक्नोलॉजी लगाओ, आप पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चल सकते। मानव पूंजी द्वारा सर्जित हित लाभ के प्रवाह का स्वरूप भी भौतिक पूंजी से अलग है। ठीक है, मानव पूंजी से जो लाभ होते हैं वो भौतिक पूंजी से थोड़े से अलग है। मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं, वरन सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। तो देखिए, मानव पूंजी से सिर्फ उसका जो स्वामी है, वो मालिक है, वही लाभ में नहीं आ रहा है, पूरा समाज लाभान्वित होता है, पूरे समाज को उसका फायदा मिलता है। आज एक शिक्षित व्यक्ति होगा, आज एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो देश का नाम होगा। तो एक तो इससे क्या हुआ, देश का विकास हुआ। दूसरी बात, आज शिक्षित और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, और वो लोगों तक ऐसे मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका भी विकास हो। आज आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे कि जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि मुफ्त में इलाज लोगों का कर रहे हैं, तो वो क्या है, पूरे समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। आज कोरोना के समय में डॉक्टर्स ने कितने प्रयास करे हैं, कितने मेहनत उन लोगों ने करी, तो अब उनके उस ज्ञान से, उस कौशल से, उस टैलेंट से पूरा समाज ही लाभान्वित हुआ है ना। एक व्यक्ति, वो अकेले डॉक्टर, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई डॉक्टर का तो फायदा हो गया बाकी सब बर्बाद, नहीं, उससे पूरा समाज ही लाभान्वित हुआ है। एक अच्छे शिक्षक होते हैं तो उससे पूरा समाज लाभान्वित होता है। तो मानव पूंजी में जो है लाभान्वित पूरा समाज होगा, पूरी सोसाइटी होगी। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक में योगदान करता है। तो एक सुशिक्षित, जो एक अच्छा शिक्षित, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक में योगदान करता है। तो वो समय समय पर ये बताता है कि समाज में बदलाव आने चाहिए, इन समाज में बदलाव की आवश्यकता है, ये आर्थिक बदलाव होने चाहिए, इस प्रकार से हम राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास कर सकते हैं। वो एक सुशिक्षित व्यक्ति ही बता सकता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर तथा आसपास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोग उन्हें महामारियों का रूप धारण नहीं करने देता। अब एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसको पता है कि हाँ भैया अपन को साफ सफाई रखनी चाहिए, गर्मी का मौसम है तो कूलर में पानी ज़्यादा समय तक भरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आसपास में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, तो खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और इसके साथ साथ आसपास के लोगों को बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कोई बच्चे होंगे और होंगे तो उनको बताएगा, देखो बच्चा अब आप लोग घर जा रहे हैं खेल करके, हाथ धोना, हाथ धो करके ही कुछ खाना पीना, ओके। इसके अलावा सोसाइटी में मैसेज देगा कि देखो भैया हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, व्यक्तिगत स्तर पर भी और पूरे समाज के स्तर पर भी वो लोगों को जागरूक करने का काम करेगा जिससे कि रोग और महामारियों से हम लोग बच सके। तो एक तस्वीर दिखाइए पूरे परिवार की जो साफ सफाई कर रहा है। मानवीय पूंजी से व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक हित लाभों का भी संजन होता है। तो मानवीय पूंजी से व्यक्तिगत के साथ साथ पूरे समाज के लाभ भी होते हैं, पूरे समाज को फायदा भी मिलता है। अब ये एक ऐसे बिल्कुल इतना साफ सुथरा घर है, उसकी तो सफाई कर रहे हैं, बताओ इससे साफ और क्या होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर तथा आसपास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोक सकता है और महामारियों का रूप धारण नहीं करने देता, ओके। किंतु भौतिक पूंजी तो प्राय निजी लाभ को ही जन्म देती है। अब देखिए हमने मानव पूंजी देखी तो मानव पूंजी तो सबको फायदा दे रही, परंतु भौतिक पूंजी तो किसको लाभ देगी, सिर्फ खुद को ही देगी। आज मैंने कोई मशीन खरीदी, वो मशीन कमा करके सबसे ज्यादा मुझे ही फायदा देगी और किसी दूसरे को नहीं। किसी दूसरे ने खरीदी तो उसी को फायदा देगी। पूंजीगत पदार्थों को लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत चुका सके, ठीक है। तो जितने भी पूंजीगत पदार्थ है, आज कोई मशीन है या कोई भी है, उनसे जितना भी वस्तु उत्पादित होता है उसका फायदा, उसका आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो कि उनके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो। जो कीमत नहीं चुका सकता वो उन चीजों का फायदा नहीं ले सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं ये कौन सी व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो आपने शुरुआत के अध्यायों में पढ़ी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। हमने भौतिक पूंजी और मानव पूंजी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मानव पूंजी और आर्थिक जो समृद्धि है वो किस प्रकार से होती है, मानव पूंजी किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास में योगदान देता है, वो आगे के लेक्चर में जानेंगे। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।